नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात खेल मंत्री के, उस विभाग के मंत्री के जिनके बयान इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। खेल मंत्री सुधाकर का कहना है कि वो जिस विभाग के सरदार हैं वो विभाग के लोग चोर हैं। वो अपने ही विभाग के लोगों को चोर और खुद को उस चोरों का सरदार बता रहे हैं और अपने बयान पर कायम होने की बात को बार बार दोहरा रहे हैं। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर बात सवाल वही, बाकी चीज़ आप जानते हैं, फेसबुक लाइव पे देखे हैं। जो मर्जी आपको चलाना है चलाइए। मैं अपने बयान पे कायम हूँ। मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता ने मुझे चुन के भेजा है, मैं जनता के सवाल पे लड़ता रहूँगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। तो बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, और सुधाकर सिंह ये दावे से कह रहे हैं कि जिस विभाग को वो संभालते हैं उस विभाग में लोग चोर के तौर पर हैं और वो उन चोरों के सरदार हैं। कह रहे हैं कि मैं अपने बयान से पलटूंगा नहीं, अपने बयान को बदलूंगा भी नहीं। बार बार अगर आप पूछेंगे तब भी मेरा जवाब यही होगा। सुधाकर सिंह ने जैसे ही ये बयान दिया, विभाग की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने अपने ही बयान से उस विभाग की हकीकत को बयां किया जिसे लेकर बार बार सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनका जैसे ही ये बयान आया, मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े हो गए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए सुधाकर सिंह के बयान के बाद मची खलबली। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जी हाँ, बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भरे मंच से अपने ही विभाग की पोल खोल दी। कैमूर के चांद प्रखंड में किसानों को संबोधित करने के दौरान सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर बता दिया, वहीं खुद को चोरों का सरदार बताया। साथ ही किसानों से पुतला फूंकते रहने की भी अपील की ताकि उन्हें याद रहे कि किसान उनसे नाराज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि सब ठीक चल रहा है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार तो नई बनी है लेकिन इसके चाल चलन अभी पुराने वाले ही हैं। बन तो गई है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी। उसके चाल चलन में पुराने और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं। वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या। वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम उधर वहिया कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। पूरा राज तो हम लोग का है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है हम लोग। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि उन्होंने विभाग में स्थिति को बदलने का भी भरोसा दिया है। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की तरफ से जैसे ही ये बयान आया, इस बयान को जेडीयू कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए या आरजेडी कह लीजिए, सभी की तरफ से समर्थन मिला। सभी ने कहा कि जो सुधाकर सिंह कह रहे हैं वो सच है और उसमें सच्चाई है और इस बयान के जरिए इसी विभाग में हो रही हकीकत को बदलने की कोशिश सुधाकर सिंह कर रहे हैं। सुधाकर सिंह जी ने जो एक बात कही है कि भाई उनको टोकते रहिए, नारेबाजी करते रहिए, ये बड़ा जरूरी होता है। लोकतंत्र में जन दबाव सरकार पर बहुत जरूरी है। जिस देश की जनता सरकार की जय जयकार करने लगती है उस देश की जनता एक किस्म का गुलाम हो जाती है। जो दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके विभाग में शायद कुछ भ्रष्ट लोग हैं, चोर लोग हैं, कुछ इसी तरह का शब्द इस्तेमाल किया है, तो उनको तो चाहिए कि ऐसे लोगों की सूची तत्काल निगरानी विभाग को वो पहुंचा दें, तत्काल कार्रवाई करें ऐसे लोगों पर। ये कांग्रेस की स्पष्ट मांग है। भ्रष्ट लोग मत बर्दाश्त कीजिए, कार्रवाई कीजिए। कृषि मंत्री आदरणीय सुधाकर सिंह जी का जो वक्तव्य है उस वक्तव्य से स्पष्ट झलकता है कि अपने विभाग में जो वो काम करना चाहते हैं वह काम विशुद्ध रूप से स्वच्छ तरीके से अपने काम को संपादित करने की दिशा में उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। और मैं समझता हूं कि उनके इस नसीहत से उनके विभाग में लोग उनकी बातों को मानेंगे और स्वच्छ तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होंगे।
माननीय कृषि मंत्री जी के कहने का तात्पर्य कुछ और रहा है। उनका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, किसानों को, जनता को जागरूक रहना है, निष्पक्ष होकर वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। माननीय कृषि मंत्री जी के कहने का मतलब यही रहा है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो सुना आपने, सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं उसे अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, खुद उनकी ही सहयोगी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया से जाहिर है। हालांकि सुधाकर सिंह क्या सचमुच उन भ्रष्ट अधिकारियों के नामों का उजागर करेंगे जिनकी तरफ से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और विभाग और बिहार दोनों को बदनाम किया जा रहा है। दूसरी खबर बगहा से, जहां पर बाघ के हमले में घायल महिला की मौत हो चुकी है और मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने आज जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने वन विभाग के कार्यालय को घेर कर जमकर प्रदर्शन किया है। वन विभाग और स्थानीय थाने की पुलिस यहां पर लोगों को समझाने और बुझाने में जुटी नजर आई। आपको बताते चलें कि बैरिया गांव में खेत गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे इस महिला की मौत हो गई। बाघ के हमले में महिला की मौत के बाद बगहा के हरनाटांड में बवाल शुरू हो गया है। लोग आक्रोशित होकर हरनाटांड वन विभाग के कार्यालय पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो वन विभाग के कार्यालय को पूरी तरह घेर लिया है और 100 के साथ प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं, हम हरनाटांड वन विभाग की तस्वीर दिखा रहे हैं, वन विभाग के कार्यालय की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस पर्याप्त संख्या में जरूर पहुंची है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और पूरी तरह कार्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है। तो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हरनाटांड वन विभाग के कार्यालय की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के गया था तो उसको बाघ चढ़ते हैं, बाघ से परेशानी है, परेशानी बहुत है। तो लोगों को बाघ से परेशानी है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी चल रही है, क्यों नाराज हैं आप लोग वन विभाग से। तो देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं और लगातार बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ है और काफी लोगों में आक्रोश है और लोग इतने आक्रोशित है कि पूरे वन विभाग के कार्यालय को घेर दिया है। तो वन विभाग के मुख्य द्वार की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हरनाटांड वन कार्यालय का मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं कि कार्यालय में पूरी तरह लोगों ने घेर लिया है और जैसे ही सड़क के दूसरी छोर जाएंगे तो पूरा इलाका भीड़ ही भीड़ है और सैकड़ों की संख्या में लोग वन विभाग के कार्यालय पर पहुंचे हैं। देखिए, 100 के साथ प्रदर्शन शुरू हो गया। देखिए, यही महिला है जिसका कल बाघ ने हमला बोलकर उसके मौत के घाट उतार दिया था और यह एक पहली दूसरी वारदात नहीं। देख सकते हैं किस तरह 100 के साथ लोग वन कार्यालय में पहुंचे हैं और हंगामा शुरू हो गया। लोगों में काफी आक्रोश है और लोग कुछ अभी बोलने के मूड में नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो बेकाबू हो रहे हैं और लोगों का सीधा आरोप है वन विभाग पर कि सूचना के बाद भी वन विभाग समय रहते कार्रवाई नहीं करता है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। खबर सीतामढ़ी से, जहां पर एक शख्स को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। ये शख्स मुंगेर से हथियार लाकर सीतामढ़ी में सप्लाई करने का काम करता था। इस शख्स की निशानदेही पर पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और यहां से 5 पिस्टल, 8 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है। एसपी ने कहा कि मुंगेर से सीतामढ़ी में हथियार सप्लाई करने का काम और इनका ये नेटवर्क बड़ा है, जिसे लेकर अब तलाश शुरू की गई है कि कौन कौन लोग हथियार की सप्लाई में जुटे हुए हैं, साथ ही इसे खरीदने वाले लोग कौन हैं, इनकी पहचान की जा सके और उन तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। अभय कुमार शर्मा से 70 से 80 हजार रुपए में पिस्टल खरीदकर सीतामढ़ी से कैसे लोगों तक इस हथियार की सप्लाई की जा रही थी, आरोप में सुमित कुमार को पकड़ा गया है सीतामढ़ी में। और ये शख्स कह रहा है कि मुंगेर में इसने अपने साथी अभय कुमार शर्मा से इस हथियार को खरीदा था। मढ़ी पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के धरपकड़ के लिए प्रयास किया जाता है और जो सीतामढ़ी की जनता है उसकी सुरक्षा के लिए लगातार कार्रवाई की जाती है, जिसमें विभिन्न लेयर के पेट्रोलिंग हम लोग रखे हुए हैं और समय समय पर चेकिंग की जाती है। उसी चेकिंग के क्रम में सीतामढ़ी टाउन थाना के किरण चौक के पास से 3 अपराध कर्मियों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिनके पास से 2 पिस्टल बरामद किया गया और तीनों अपराध कर्मियों से पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसमें से एक अपराध कर्मी है जो कि
पिस्टल का सप्लाई का कारोबार करता है, जो अवैध रूप से पिस्टल मुंगेर में बना करके ले करके यहाँ के या अन्य जिलों के मार्केट में सप्लाई करता था। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार और ताबड़तोड़ कार्रवाई बिहार में की जा रही है। कई जिलों में इसे लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। गोपालगंज जिले में भी इसी अभियान के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि जुगाड़ गाड़ी के जरिए 5 कार्टन टेट्रा पैक शराब बरामद की गई है। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया और इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई में जुगाड़ गाड़ी को भी जब्त किया है। कुचायकोट पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। बताया जा रहा है कि वाहन जांच के दौरान NH 27 पर इस जुगाड़ गाड़ी को पुलिस की तरफ से पकड़ा गया और देखिए कैसे इसके अंदर शराब को छिपा कर रखा गया था। गिरफ्तार तस्कर से इस वक्त पूछताछ जारी है और उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में इसे जेल भेजा जा रहा है। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यानी कि शराब पीना, खरीदना और बेचना सब कुछ कानूनन अपराध है। लेकिन इसके बावजूद शराब की बरामदगी भी होती है। शराब पीते हुए लोग पकड़े भी जाते हैं और इसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। इसकी सच्चाई हर रोज सामने आ रही है और इसी के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एड़ी चोटी एक करना पड़ रहा है। कानून को प्रभावी बनाने के लिए बैक टू बैक मीटिंग के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन सब कुछ ढाक के 3 पात। इसकी एक कड़वी हकीकत सामने आई। बड़े पैमाने पर जब्ती और धंधेबाजों को पकड़ने के लिए उत्पाद विभाग ने पुलिस विभाग के ALTF को जो गाड़ियां और मोबाइल दिए उसे वापस ले लिया। निरीक्षण, खोज, प्रतिलिपि होता है, अभिलेखागार से काम होता है या एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है या और कुछ भी काम है, इस तरह का जानकारी लेनी है, उसके लिए एक हम लोगों ने कॉल सेंटर डेवलप किया है। ये टोल फ्री नंबर है। इस पर निबंधन कार्यालय से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वो इस पर फोन कर सकते हैं। शिकायत तो ठीक है, पर कम संसाधनों से कार्रवाई कैसे करेंगे? एडीजी मुख्यालय कैसे टाल मटोल करते रहे, ये भी सुनिए। पहले आपने जो बात कही है वो वाहन उत्पाद विभाग के द्वारा दिए जा रहे थे। अब पुनः उस पर विचार हो रहा है और विचार होने के बाद में अभी पुलिस अपने संसाधनों से काम कर रही है। टास्क फोर्स यथावत है, उसके कर्मी यथावत है। पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत भी चरम पर है। बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी कानून बिहार में केवल आई वॉश बनकर रह गया है, तो वहीं जेडीयू नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ठीक किया है, ये समझिए कि पूरा नौटंकी है। इस नौटंकी से बिहार के लोगों को लाभ नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि जो भी जाली शराब पी करके व्यक्ति मरते हैं उनके परिवार को 10 लाख मुआवजा दिया जाए। भले ही अधिकारी इस मामले पर बोलने से बच रहे हो, पर एंटी लिकर टास्क फोर्स से संसाधनों को वापस लेना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अभी 2 सप्ताह भी नहीं बीते कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बिहार जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करते हैं। घंटों बातचीत होती है। बातचीत में एक फ्रंट बनाने को लेकर चर्चाएं की जाती हैं। विपक्षी एकता को गोलबंद करने को लेकर नीतीश कुमार उत्साहित होते हैं इस मुलाकात से और उसके बाद दिल्ली का दौरा शुरू हो जाता है, जहां पर तमाम दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकातों का दौर शुरू होता है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का साथ भी सीएम नीतीश कुमार को मिल जाता है। सीएम नीतीश के मिशन 2024 को झटका केसीआर ने ही लगा दिया है। केसीआर पटना से जाते ही अपने ही एक अलग मिशन में जुट गए। राष्ट्रीय
फ्रंट बनाने को लेकर उनकी तरफ से कवायद शुरू कर दी जाती है। नीतीश से दोस्ती की गांठ जोड़कर वापस लौटे केसीआर एक नई प्लानिंग तैयार करते हैं और अब वो राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश में जुट गए हैं, जिसका ऐलान संभवतः ये माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान संभव है, दशहरा के दौरान इसका ऐलान हो सकता है। और ऐसे में जाहिर है कि केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से अलग पार्टी होगी। तो केसीआर के अलग राष्ट्रीय पार्टी बनाने की चर्चाओं के बीच पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आ गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये जोड़ जो है वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं और इसके पीछे बहुत सारी गांठें आपको नजर आएंगी। मुख्यमंत्री केसीआर ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बनाने की बात करी है और भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ यह राष्ट्रीय मोर्चा होगा और इनकी इस घोषणा से श्री नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे उसकी तो हवा ही उन्होंने निकाल दी। और हाल में केसीआर ने अपने बिहार दौरे के दौरान हाथ से हाथ पकड़कर विपक्षी एकता की बात करके और भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की जो बात कही, जो संकल्प लिए उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस संकल्प को दोहराया। पटना में हो रही लगातार बारिश ने लोगों को जहां एक तरफ गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए भी ये राहत लेकर आई है। सुखाड़ की समस्या झेल रहे किसानों के लिए इस बारिश के बाद थोड़ी राहत की उम्मीद नजर आती है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने राजधानी पटना की, जहां पर बारिश के बाद लोगों को गर्मी से बड़ी राहत हासिल हुई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले कुछ दिनों तक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट कराया है। जिस तरीके से मानसून के दौरान कम बारिश हुई और अब मौसम विभाग के द्वारा यह कहना कि अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी, इससे कहीं न कहीं किसानों को बड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि खास तौर पर बिहार में सूखे की स्थिति थी और इस बीच अब मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान कहीं न कहीं किसानों को राहत जरूर देगा और खास तौर पर बिहार में जो सूखे की समस्या है उससे भी निपटा जा सकता है, क्योंकि बिहार के अधिकांश जिलों में कम बारिश के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ जिलों में बाढ़ की भी स्थिति रही, लेकिन अधिकांश जिलों में किसानों को सूखे की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बारिश लगातार यदि बिहार में होती है तो किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के भी अलर्ट कराया है और पटना में भी देर रात से बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि यह बरसात किसानों के लिए खुशखबरी है और सूखे से कहीं न कहीं राहत किसानों को जरूर पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही अस्पतालों का दौरा करते नजर आए थे। अस्पतालों के हालात को देखकर खुद हैरानी जाहिर की थी, डॉक्टरों की क्लास लगाई थी और अल्टीमेटम के तौर पर 60 दिनों का वक्त दे दिया। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि बदलाव होगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन आपको नजर आएगा। लेकिन उसी दावे की हकीकत आप इस रिपोर्ट के जरिए देख और समझ सकते हैं। स्वास्थ्य के बदहाल सिस्टम को बयां करती ये तस्वीर सुपौल सदर अस्पताल की है, जहां एक महादलित परिवार का बेटा सरकारी एम्बुलेंस के लिए तरस गया। टिटनेस का मरीज राजकुमार सदा रविवार सुबह अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहां से डॉक्टर ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी मरीज को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई। रेफर कर दिल से पटना का दिल के आप गाड़ी वाला का तेल लगभग वो गाड़ी वाला का वो गाड़ी वाला का कोई गाड़ी वाला सुन मैंने धर लगे हम मैं सर गरीब आदमी कोई 5,000 कोई कुछ कहे 4,000 लावा गाड़ी में तेल दो उतने हम कदर से पूरे में सर। सरकारी एम्बुलेंस जो है वो नहीं मिल रहा है। सरकारी एम्बुलेंस वाला कहता जो हमको तेले नहीं है, मोबिले नहीं, हम जमीन बेच के आपको देंगे हैं, तो गरीब आदमी को सर हम कदर से पूरे में।
मरीज के पिता का साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने डीजल के अभाव में एम्बुलेंस नहीं देने की बात कही है। अब गरीब, लाचार और बेबस पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट एम्बुलेंस का जुगाड़ कर पाए। ऐसे में इलाज में देरी से उनके बेटे की जान भी जा सकती है। मरीज के पिता ने स्वास्थ्य मंत्री से एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की अपनी ही दलील है। एक्चुअली उसको जॉइंट पेन लेके वो आया था, लेकिन उसको टिटनेस है और टिटनेस के चलते तो उसको आइसोलेशन वार्ड में चाहिए जो भर्ती होकर उसका इलाज हो, इसलिए उसको यहाँ से रेफर किया गया है। और जाने में थोड़ा सा अभी समस्या है, जो डीजल का अभाव है, तो गाड़ी होगी और उसको भिजवा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अस्पताल प्रबंधन का लापरवाह रवैया सरकार के उन दावों को मुंह चिढ़ा रहा है जिसमें यह कहा गया है कि नई सरकार आने के बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर आ गई है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और समझा कि दावे और आदेश एक तरफ होते हैं, लेकिन सरकारी हकीकत दूसरी तरफ, जिसका सामना गरीब लोगों को करना पड़ता है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का, जिसे उम्मीद के साथ नजरें लगाए बैठे संतोष देख रहे हैं। संतोष कैंसर से पीड़ित हैं। गिरिडीह के रहने वाले संतोष को मदद की दरकार है। वो चाहते हैं कि लोग उनकी मदद करें, क्योंकि आर्थिक तौर पर ये परिवार कमजोर है। मजदूरी का काम करते हैं संतोष, और भरण पोषण भी परिवार का बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से लड़ने और उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें आर्थिक तौर पर मदद की जरूरत है, और इसीलिए इस वक्त संतोष अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता से और ज्यादा परेशान है। पीड़ित मजदूर का परिवार लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है और इसका बहुत काफ़ी टाइम से इसका इलाज चल रहा है। अभी हम लोग बहुत काफ़ी इसका मदद किए हैं और जहाँ तक हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन हम सब नवयुवक साथी से अपील कर रहा है कि कुछ मदद मिल जाए तो आगे मुझे दवा के लिए और इलाज के लिए सुविधा हो जाएगा। और अभी वो मतलब असमर्थ है इलाज करने के लिए, बहुत काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो चुका है इसका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।